सर्वेभ्यः नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदर्शन जैन, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल ढुंगासरा सागर। आज मैं आपके लिए संधि के बारे में पढ़ाऊंगा कि संधि किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। संधि प्रकरण अर्थात संधि प्रकरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम किसी भी चीज को अगर हमें समझना है तो हमें उसकी परिभाषा की ओर जाना पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम संधि की परिभाषा देखेंगे। संधि किसे कहते हैं? वर्णयो वर्णानाम व मेलनम संधि। वर्णयो द्विवचन का है तो दो वर्णों का, या वर्णानाम बहुत सारे वर्णों का, व मतलब अथवा, दो अथवा दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परिभाषा, दूसरी परिभाषा देखते हैं। वर्ण द्वयस्य सम्मेलनेन यत् स्वाभाविकं परिवर्तनं भवति तदेव संधि। वर्ण द्वयस्य सम्मेलनेन, दो वर्णों के सम्मेलन से या मिलने से, यत् स्वाभाविकं परिवर्तनम भवति, जो स्वाभाविक परिवर्तन होता है, तदेव संधि, उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, तो वर्णयो वर्णानाम, पहले तो समझ लें वर्ण क्या है। वर्ण मतलब दो, वर्ण मतलब होता है अक्षर। वर्ण मतलब कोई एक अक्षर। अब वर्णानाम दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, ठीक है ना। तो वर्ण मतलब कोई एक अक्षर हो गया, जैसे इधर हमने लिख दिया रा, ठीक है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो शब्द, दो वर्ण और शब्द, वर्ण समझ लें और शब्द समझ लें। वर्ण मतलब अक्षर और शब्द मतलब बहुत सारे, दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर, कोई एक अक्षर, अक्षर एक, ठीक है। और शब्द या पद, शब्द या पद किसे कहते हैं? अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया। संधि क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब हम देखें संधि के भेद। मुख्य रूप से अगर कोई चीज समझनी है तो हमें उसके परिभाषा और उसके भेदों को जानना बहुत आवश्यक है। तो संधि के कितने भेद हैं? संधि जो मुख्य रूप से है उसके तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। यहां पर मैंने अच भी लिखा है और यहां हल भी लिखा है। तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। कैसे? अचो स्वरा, संस्कृत में एक सूत्र है अचो स्वरः। अचो स्वरः, अच के लिए जो अच प्रत्याहार है। अब ये प्रत्याहार कैसे हम समझेंगे, अभी इसको हम नहीं समझ रहे हैं। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसमें से आ से अयुर लिलिक से लेकर अच एवं आई औच तक जो चा आता है, तो आ से लेकर चा तक जो वर्ण आते हैं उनके लिए अच कहते हैं। और अच प्रत्याहार के लिए संस्कृत में सूत्र है अचो स्वरा। अच के लिए स्वर कहते हैं, इसलिए इसको यहां पर हमने स्वर संधि को अच संधि भी बताया। और व्यंजन संधि को हल संधि। व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा? क्योंकि जो हलो, एक संस्कृत में सूत्र है हलो व्यंजना, हलो व्यंजना, हलो व्यंजना।
तो हल के लिए क्या कहते हैं? हल के लिए व्यंजन कहते हैं। तो हल के लिए क्या कहते हैं? व्यंजन, इसलिए यहां पर हमने व्यंजन भी लिख दिया। और विसर्ग, विसर्ग मतलब जो विसर्ग के पहले या बाद में जो स्वर या व्यंजन का मेल होता है या मिलाप होता है, तो उसमें जो विकृति या उसमें जो समझो विकार उत्पन्न होता है, उसका नाम विसर्ग संधि है। ठीक है, तो आज हमने क्या समझ रहे हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के 3 भेद हैं। अब हम देखें सर्वप्रथम जो स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। ठीक है, ये स्वर संधि के भेद हैं। अब एक और मुख्य चीज हमें समझना है, जो स्वर संधि होती है वो ध्यान रखना 2 स्वरों के बीच में होती है। स्वर संधि किसके बीच में होती है? 2 स्वर के बीच में। और जो व्यंजन संधि होती है ये स्वर और व्यंजन के बीच में होती है। ठीक है ना, जो स्वर संधि होती है वो 2 स्वरों के बीच में ही होती है, जो व्यंजन संधि होती है वो स्वर व्यंजन और व्यंजन व्यंजन के बीच में होती है। और जो विसर्ग संधि होती है वो आपको अभी हमने बताया कि विसर्ग में जो विसर्ग के आगे पीछे जो भी स्वर या व्यंजन आता है उसका जो विकार होता है उसका नाम विसर्ग संधि है। चलिए, तो अब हम सर्वप्रथम दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि, चलिए परिभाषा की ओर चलते हैं। हिंदी में हमने परिभाषा लिखी है कि सबको समझ में आए। आ ई उ री के बाद यदि आ ई उ री आए तो, ध्यान रखना, आ ई उ री से क्या समझना है? आ छोटा बड़ा दोनों, उसी प्रकार ई भी दोनों, ऊ भी दोनों, री भी दोनों। ठीक है, तो आ ई उ री के बाद यदि आ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ, ई, ऊ और री हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा में क्या समझ में आया? आ ई उ री के बाद अगर समान वर्ण आए, अर्थात बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ई ऊ री री आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री हो जाएगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हिम प्लस आलया, यहां पर 2 पद हैं, 2 शब्द हैं। हिम, नंबर 1 हिम, दूसरा आलया, दूसरा आलया। तो हिम, अब संधि हम कहां से करेंगे? जो जहां से चीज टूटी है हम अगर वहीं से उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही वह जुड़ जाएगी। जैसे हमारा हाथ फ्रैक्चर हुआ, तो हमारा हाथ फ्रैक्चर कहां से, जहां से हुआ है ना, डॉक्टर वहीं से जोड़ने की कोशिश करेगा, वहीं से जोड़ेगा तो वह हाथ ठीक हो पाएगा, अन्यथा वह हाथ ठीक है नहीं हो पाएगा। तो आज हम यही समझेंगे कि शब्द जहां से टूटा है हमको उसको वहां से जोड़ने की कोशिश करनी है। तो हिम, जितने भी पहले देखें, जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही पूरे होते हैं, बिना स्वर के कोई व्यंजन पूर्ण नहीं होता। तो अब हम देखें मां, मां में क्या छुपा हुआ है? आ। अगर मां में आ नहीं छुपा होता तो मां कैसे होता? ऐसे। और यहां पर कैसा है? मां पूरा है, इसलिए यहां पर आ छुपा हुआ है। तो इसमें से क्या निकाला हमने? आ निकाल दिया। और इधर से क्या ले लिया हमने? बड़ा आ लिया। इनको क्यों लिया? क्योंकि अभी हमने चर्चा की कि हम किसको निकालेंगे? जिसमें द्वंद्व है, जिसमें लड़ाई है, जिसमें मतभेद है, मतभेद के कारण वो लोग अलग अलग हुए हैं। तो वो ही मतभेद को हमें खत्म करने के लिए हम सर्वप्रथम कहां चलेंगे? अब उनकी अदालत में चलेंगे, उनके जहां पर उसका न्याय होगा हम उसके पास चलेंगे। तो चलते हैं नियम की ओर, परिभाषा की ओर। तो यहां पर हमने शॉर्ट में लिखा है कि आ और आ, यदि आ के बाद आ आए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो हमारा कानून नियम सुनाता है कि अगर आ के बाद आ आता है तो दोनों का एक ही आ होगा, बड़ा आ होगा, दोनों आ अलग अलग नहीं रह सकते। तो इस हिसाब से हमने इनको
क्या किया, यहां पर आ और आ नियम के हिसाब से हमने इसको दोनों को बड़ा आ कर दिया। ठीक है, अब ये जिनमें द्वंद्व था, जिनमें लड़ाई थी, वो इकट्ठे हो गए। तो अब यहां जो शेष बचा था, यहां क्या बचा था, इसमें से हिम में से हमने आ निकाल लिया तो हलंत मां बचेगा। तो हिम, इधर क्या ला और यह। ठीक है, तो अब इन दोनों को, इन सबको हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, ही म, आधे मां में बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो हिमा, ला, अब इस ला का ला आ जाएगा और या का या, तो हिमालया। इस प्रकार से हमने संधि को संधि करना सीखा। तो एक चीज हमने इसलिए यहां पर सीखी, अब हर संधि में हम इसको आगे नहीं दोहराएंगे, तो अच्छे से जोड़ना सीख लो। ही मां के बाद अगर आधा व्यंजन कोई है, उसके बाद अगर कोई स्वर है, तभी वह व्यंजन पूर्ण हो सकता है। तो यहां मां के बाद बड़ा आ है, तो इधर इसको हमने इसमें जोड़ लिया तो बड़ा मां हो गया, ला का ला और या का या, हिमालय। इस प्रकार ये हमने परिभाषा के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया। अब हम चलते हैं आ, ई, उ और री, इनके उदाहरणों को भी, एक एक उदाहरण को हम देखेंगे। महा प्लस आत्मा, यहां भी वही कंडीशन है। यहां क्या है अंत में, यहां पर है बड़ा आ और फिर बड़ा आ। बड़ा आ के बाद यहां पर हमने बताया कि आपको दोनों ही लगाना है, छोटा बड़ा दोनों समझना है। तो आ के बाद अगर आ आया तो दोनों का क्या होना है, बड़ा आ हो जाना है। तो अब इसमें से क्या बचेगा शेष, मह, मह प्लस आ और प्लस तमा, क्योंकि बड़ा आ इसका हमने निकाल लिया था, दोनों की बड़ा आ निकाल के क्या बन गया, इन दोनों का बड़ा आ बन गया। अब इसको जोड़ दो, मां का मां आधी हा में बड़ा आ की मात्रा, महा तमा। इस प्रकार ये दीर्घ संधि बनी। उसी प्रकार ई के बाद अगर ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगा। इधर अंत में क्या है, ई और इधर बड़ी ई। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ी ई बन जाएगी। अब शेष गिर, क्या बचेगा, गिर ई और स, इसको जोड़ देंगे तो गिरीशः बन जाएगा। उसी प्रकार उ को विष्णु, विष्णु प्लस उदय, तो यहां पर अंत में क्या है, उ, और उसके बाद उ। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सूत्र क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है, ई के बाद उ के बाद अगर उ आए तो दोनों को क्या होना है, बड़ा उ होना है। अब जो शेष बचा वो उसको इधर लिख दो, विष्ण, विष्ण प्लस उ और दय। अब इसको जोड़ने से क्या बनेगा, विष्णुदय। ठीक है, इस प्रकार ये हमने उ का उदाहरण और री का उदाहरण भी, होत्री प्लस रकारा, उसी प्रकार यहां पर भी करना है। इधर की री निकाली और इधर की री निकाली, नियम पर गए। नियम क्या बोल रहा है, दोनों का बड़ी री कर दो। तो विष्ण, सॉरी, होत्र, होत प्लस कार, री प्लस कार बराबर होत्रिकारा, होत्रिकारा। इस प्रकार ये हमें समझना है। ठीक है, तो क्या समझा अभी हमने इसमें कि अगर स्वर के बाद सवर्ण स्वर आए, अर्थात वो ही स्वर आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और यहां पर हमें मात्राओं से भी संधि समझनी है। बड़े या की मात्रा मिले, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री की मात्रा मिले तो हमें दीर्घ संधि समझनी है। अब चलते हैं हम गुण संधि की ओर। गुण संधि किसे कहते हैं, परिभाषा देखें। आ अथवा आ के बाद यदि ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ, अर, अल हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर हमने संक्षिप्त में लिखा है कि आ या बड़ा आ के बाद अगर ई ऊ री लिरी आए तो ये निशान लगाया कि इन दोनों के स्थान पर, किनके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर आ और ई, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए ओ अर अल हो जाएगा। ठीक है, और मात्राओं से भी हम गुण संधि की कैसे पहचान कर सकते हैं, अगर हमें ए ओ और अर अर्थात रकार ऊपर मिले और बीच में आधा ला मिले तो भी हम गुण संधि समझ सकते हैं। अब यहां पर उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। महा प्लस इंद्र, यहां पर अंत में आ है और इधर ई है, तो आ के बाद अगर ई आता है, आ के बाद अगर ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या होना है, ए होना है। ठीक है, अब यहां जो शेष बचा है तो उसको यहां पर लिखो और जो यहां शेष बचा है उसको यहां लिख दीजिए। अब इसको जोड़ो, आ के बाद ई आया तो हमने आ के बाद ई आई तो ए कर दिया, तो मां और आधे हा में एक ही मात्रा लगाएंगे तो हे आधा ना और द्रा महेंद्र। और इसमें बताया अभी तक इस मात्राओं के माध्यम से कैसे पहचाने, तो ये लगी है एक ही मात्रा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहां पर नर प्लस इंद्र, तो यहां पर क्या निकालना है हमको, आ निकाला और इधर ई निकाला और जो शेष बचा उसको हमने इधर लिख दिया नर, आ और ई निकाला, क्या निकाला, आ और ई, आ निकाला और ई निकाला। अब सूत्र क्या कह रहा है कि आ के बाद अगर ई आए तो ए होना है, तो इधर आ और ई का क्या हो गया, ए हो गया। अब जो शेष बचा वो लिखो, क्या बचा शेष, नर, नर हलंत। ठीक है, और इधर इंद्र नद्र, तो इसको जोड़ दो, ना का ना, आधे रा में एक ही मात्रा ए और नद्र नरेंद्र। इसी प्रकार महा प्लस उत्सव, यहां अंत में आ है और बाद में ऊ, इन दोनों को आ के बाद अगर ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। अब क्या शेष बचा, मह, ओ और तसव, इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, महोत्सव। उसी प्रकार महा प्लस ऋषि, यहां भी अंत में आ और इधर री, सूत्र नियम क्या कह रहा है, आ के बाद अगर री आएगा तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहां जो शेष बचा है वो इसको यहां पर लिख दो मह और इधर सी आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, मां का मां, आधे हा में आधे हा के बाद आ है तो पूरा हा। अब ये रा के बाद कोई स्वर नहीं है तो ये रा की मात्रा कहां चली जाएगी, इधर महर्षि। उसी प्रकार तव प्लस लिकारा, यहां पर क्या है, अंत में वा, अंत में क्या है, तव, तो आ और लिरी, आ के बाद अगर लिरी आए तो इधर क्या पहले बचेगा, तव प्लस आ के बाद लिरी आए तो इसको देखो, सबसे पहले आ के बाद लिरी आता है तो उसको अल कर देते हैं। ठीक है, अब शेष क्या बचा, कार। अब इसको जोड़ दो, ताका ता, वा में आ की मात्रा वा, लकारा, तवलकारा। इस प्रकार ये हमने गुण संधि पढ़ी। अब चलते हैं हम वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, यदि आ और आ के बाद यदि ए आई ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आई आई औ औ हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण स्वरूप जैसे यहां पर सदा प्लस एब, तो इधर अंत में आ है और इधर ए है, तो सूत्र नियम क्या कह रहा है, आ के बाद अगर ए आए, आ के बाद अगर ए आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई, और वा का वा हमने इधर ले लिया तो सा का सा, आधे दा में आई की मात्रा तो दई और वा सदैवो। इसी प्रकार हम चारों उदाहरण देखें। ए का
अत्र प्लस एव, यहां पर अंत में आ है और इधर ए, तो इन दोनों को इधर निकाल दिया। अब शेष जो बचा अत्र हलंत और वा, ए ले लिया। अब नियम क्या कह रहा है, आ के बाद अगर ए आए तो आई हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, आ त्रा में आई की मात्रा त्रयी व। उसी प्रकार इधर आ इधर ए, दोनों को निकाला। अब शेष जो बचा उसको इधर म है और प्लस शौर्यम। अब इनको आ के बाद अगर ए आए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे, माँ आधे हा में आई की मात्रा हाई स्वरियम महेश्वरियम। उसी प्रकार ओ, तो यहां पर आ और ओ, आ के बाद अगर ओ आए, आ के बाद अगर ओ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। तो यहां पर शेष जो बचा उसको लिख दो गंग और घ। अब इसको जोड़ दो, आ के बाद अगर ओ आए तो औ हो जाएगा, तो गंगऊ घ। अब इसके बाद औ महा, तो इधर आ है और इधर औ है, आ के बाद अगर औ हो, आ के बाद अगर औ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो यहां पर हमने औ लिख दिया, आ के बाद अगर औ आया तो औ हो जाएगा। और जो शेष बचा म है, औ म है और सधी, तो क्या हो जाएगा महौषधि। माँ का माँ आधे हा में औ की मात्रा महौषधि, तो ये महौषधि आ गया। यण संधि, यण संधि की परिभाषा क्या है, इकः यणा स्यात् अचि परे। संस्कृत में एक सूत्र है इको यणचि, इक को यण स्यात्, एक का यण हो जाता है अच के परे होने पर। उसको मैं संक्षिप्त में समझाता हूं। यदि ई उ री लिरी के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई उ री लिरी पहले आए, इसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः ए या वा र ला हो जाएगा, असमान स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से अच्छे समझना, अभी तक हम दोनों तरफ परिवर्तन करते हुए आए हैं, लेकिन अब जो यण संधि है उसमें सिर्फ पूर्व अर्थात प्रथम पहली तरफ ही परिवर्तन होगा, दूसरी तरफ परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर ई उ री लिरी के बाद असमान स्वर आए तो जैसे एरो लगाया तो ई का या क्रमशः ऊ का वा, री का रा और लिरी का ला हो जाएगा। असमान स्वर में परिवर्तन नहीं होना, इसलिए वहां पर हमने कट कर दिया है। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे अति प्लस अंत, यहां पर एक उदाहरण है, अति प्लस अंत, इधर अंत में ई है और बाद में आ है, असमान स्वर है। ठीक है, असमान स्वर मतलब सेम इसी जैसा स्वर नहीं होना चाहिए, जो इसके अंत में आए उस जैसा स्वर नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं असमान स्वर। तो 13 प्रकार की स्वर में और कोई भी स्वर आ जाए, सिर्फ जो यहां पर ई निकला है, ई के सामने ई नहीं होना चाहिए। तो इति प्लस अंत, तो यहां से हमने ई निकाला। अब जो शेष बचा है अत, या और अत, इधर अत और इधर अंत। अब हमने क्या किया, सूत्र क्या कह रहा है, ई के बाद अगर असमान स्वर आए, ठीक है, ई के बाद आ गया तो ई का क्या होना है, या हो जाना है। तो ई का हमने क्या कर दिया, या। अब तो असमान स्वर में परिवर्तन होना नहीं था, तो अब जोड़ना है बस आ, आधे ता के बाद या है तो आधा ता आधा ही रहेगा, क्योंकि स्वर होता तो वह पूरा हो सकता था। तो अत या में आ जुड़ जाएगा, या में आ जुड़ जाएगा तो या पूरा हो जाएगा और ना ता अत्यंत। उसी प्रकार उदाहरणों के माध्यम से ई का उदाहरण देखें। यहां पर ई का क्या कर दिया हमने, या कर दिया। अब जो शेष बचा ये लिखा इत्यलम। उसी प्रकार इधर जो ऊ है, ऊ के बाद असमान स्वर यहां पर औषधि है, औ है, तो ऊ का ऊ निकाल दिया हमने। शेष जो बचा मध और इधर औषधि, इसको जोड़ दो। माँ का माँ आधे धा में, आधे धा के बाद कोई स्वर नहीं होने के कारण आधा धा आधा रहेगा। बा में औ की मात्रा लगाओ तो वौ सधी, मध्वौ सधी। उसी प्रकार पितृ प्लस ऋणम, यहां पर री निकाली हमने। अब जो शेष बचा उसको पित्त और जो आदेश को यहां पर आदेश हमने कर दिया। अब इसको री का क्या हो जाना है, रा हो जाना है। अब इन दोनों को जोड़, इन तीनों को जोड़ देना है। पित्त आधे ता के बाद अगर रा आए, ध्यान रखना, तो इनका त्रा बन जाता है। तो आधा त्रा इधर बन गया, क्या बना, आधा त्रा।
अब इसको जोड़ देना है। पित त्रा, त्रा में आ तो बड़ा त्रा हो जाएगा पित्रादेश। उसी प्रकार लिर प्लस आकृति, तो यहां पर अंत में जो प्रथम लिरी शब्द है, लिरी का सूत्र क्या कह रहा है, लिरी का क्या हो जाना है, ला हो जाना है। तो कुछ नहीं होना इसमें, इसका लिरी का ला हो गया और आकृति लाकृति बना। अयादि संधि की परिभाषा देखते हैं। ए आई ओ औ के बाद कोई भी आसमान स्वर आए तो क्रमशः आय आय अब आव हो जाएगा और आसमान स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर समझ लीजिए, ए आई ओ औ के बाद कोई भी आसमान स्वर आए तो ए का आए, आई का आय, ओ का अब, औ का आव हो जाएगा। आसमान स्वर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना है। तो यहां पर उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। ए का उदाहरण यहां पर ने प्लस अन, तो यहां पर अंत में क्या है, ए है, तो ए का क्या होना है, आय हो जाना है। और जो शेष बचा आधा ना आए अन नयनहा। उसी प्रकार गई प्लस अकहा, यहां पर आई आ जाएगा, आई का आय हो गया। जो शेष बचा उसको आधा गा और अकहा इधर, तो इसको जोड़ देंगे। आधे गा में आय और फिर अकहा, तो गाय कहा हो गया। उसी प्रकार पो प्लस अन, यहां पर ओ है अंत में, तो ओ को इधर निकाल लिया। ओ का क्या होना है, अब हो जाना, ओ का अब हो जाना है। तो पा प्लस अब प्लस अन पवनहा हो गया। अब इसी प्रकार धौ प्लस अकहा, तो इधर औ है, औ का क्या हो जाना है, औ का हो गया आव, तो यहां हमने आव लिख दिया। अब जो शेष बचा धावा, आधा धाव और अकहा, तो इनको जोड़ेंगे तो धाव कहा हो जाएगा। अब देखें पूर्व रूप संधि बिल्कुल सरल है। अगर पद के अंत में ए या ओ हो और आगे ह्रस्व आ हो अर्थात छोटा आ हो, तो आ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर हरे प्लस अब हरे, यहां पर ए की मात्रा है, तो इस आ का क्या हो गया, अवग्रह हो गया, तो हरे बन गया। उसी प्रकार ए और ओ की मात्रा, यहां पर ओ की मात्रा है, ओ के बाद अगर आ है तो इस आ का अवग्रह हो जाएगा, विषडोभ हो गया। इस प्रकार आज हमने स्वर संधि पढ़ी। धन्यवाद।